धर्म है और ये धर्म उसी एकत्व की भावना से फ्लो करता है। इसलिए धर्म अर्थ काम मोक्ष हम इकट्ठा बोलते हैं। हम अर्थ काम अर्थ काम अर्थ काम अर्थ काम ऐसा नहीं बोलते, या धर्म मोक्ष ऐसा नहीं बोलते। धर्म अर्थ काम मोक्ष, श्रेय और प्रेय, निश्रेयस और अभ्युदय, ये मिलाकर संपूर्ण जो चित्र बनता है, वो चित्र हमको जगह जगह पर दीनदयाल जी के चिंतन में दिखाई पड़ता है। और वो इसी प्रकार की व्यवस्था चाहते हैं। व्यष्टि और समष्टि में संघर्ष को टालना चाहिए। वो कहते हैं मानव केवल एक व्यक्ति मात्र नहीं है। शरीर, मन, बुद्धि और आत्मा का समुच्चय व्यक्ति केवल एक वचन मैं तक सीमित नहीं, उसका अनेक वचन हमसे भी अभिन्न संबंध है, ये उनका कहना है। समाज व्यक्ति इकाइयों का जोड़ मात्र नहीं, वह तो स्वयंभू है। जिस प्रकार से व्यक्ति पैदा होता है उसी प्रकार से समाज भी पैदा होता है। दीनदयाल जी का मत है कि व्यक्ति मिलकर कभी समाज को नहीं बनाते। समाज कोई क्लब नहीं है, कोई जॉइंट स्टॉक कंपनी भी नहीं है, और ना ही कोई रजिस्टर्ड सोसाइटी है। वास्तव में समाज एक ऐसी सत्ता है जिसकी अपनी आत्मा होती है, वही उसकी पर्सनैलिटी है, वही उसका जीन है, वही उसका ईथोस है, और इसको उन्होंने समाज की चिति कहा है। और भारतीय समाज की चिति क्या है, उसी के इर्द गिर्द उनका सारा एकात्म मानववाद खड़ा है। बहुत विस्तार न करते हुए अंत में मैं आपको दीनदयाल उपाध्याय जी के जो 4 भाषण थे, उसमें से अंतिम भाषण के बिल्कुल अंत की कुछ बात बतलाकर अपना वक्तव्य पूरा करूंगा। आजकल हम अर्थव्यवस्था की बात ज़्यादा करते हैं। इकोनॉमी, अर्थव्यवस्था, ग्लोबलाइजेशन, उत्पादन, पूंजी, ये कॉरपोरेट जगत, मल्टीनेशनल कंपनियां, ऐसी ऐसी भाषाएं बोलते रहते हैं। तो उन्होंने कहा कि हमारी अर्थव्यवस्था का उद्देश्य क्या होना चाहिए। यह उनके चौथे भाषण का बिल्कुल अंत वाला हिस्सा है। और ये जो उन्होंने कहा, इस पर विचार करके हमने आज यहाँ जो चर्चाएं की हैं, मुझसे पहले जो 3 विद्वत जनों के भाषण हुए उसमें से, और जो मैं कह रहा हूँ, इसको हम प्रैक्टिकल रूप में कैसे ढालें, ये हमारे सामने चुनौती है। तो उन्होंने कहा कि हमारी अर्थव्यवस्था का उद्देश्य क्या होना चाहिए। पहला उद्देश्य तो ये होना चाहिए कि प्रत्येक व्यक्ति को न्यूनतम जीवन स्तर का आश्वासन मिले। प्रत्येक व्यक्ति को न्यूनतम जीवन स्तर का आश्वासन मिले। हर व्यक्ति को मिनिमम तो मिले। अब हमारे यहाँ पर मिनिमम वेज एक्ट है, और हमारे राजभवन में लोगों को मिनिमम वेज एक्ट से भी कम मिलता है। ये ध्यान में आया तो मैंने कहा कि इसको बदलो। सरकार नहीं बदलती तो हम कोई रास्ता निकालते हैं, और हमने कोई रास्ता निकाला है उसका। व्यक्ति को जिंदा रहना है तो उसको मिनिमम तो मिलना चाहिए। तो उन्होंने कहा कि अर्थव्यवस्था अच्छी है या बुरी है, उसकी एक कसौटी क्या है कि प्रत्येक व्यक्ति को न्यूनतम जीवन स्तर का आश्वासन मिले। अब इस पर कसिए आप अपनी वर्तमान इकोनॉमी को, और देखिए कि अपने देश में कितने लोग हैं जिनको न्यूनतम जीवन स्तर भी प्राप्त नहीं है, भूखे सोते हैं, सड़क पर सोते हैं। दूसरा, उन्होंने कहा कि प्रत्येक वयस्क एडल्ट और स्वस्थ व्यक्ति को साभिप्राय मतलब मीनिंगफुल रोजगार, एम्प्लॉयमेंट का अवसर मिले। ये दूसरी बात, एक मीनिंगफुल एम्प्लॉयमेंट तो मिले हर व्यक्ति को। क्या हम बेरोजगारी के दौर से नहीं गुजर रहे? क्या हमारे यहाँ पर सबको मीनिंगफुल एम्प्लॉयमेंट मिला है? ये दूसरा सवाल वो खड़ा करते हैं। तीसरा, वो कहते हैं प्रकृति के साधनों का मितव्ययितापूर्ण प्रयोग वाली अर्थव्यवस्था हो। प्रकृति के साधनों का मितव्ययितापूर्ण प्रयोग, और हम तो प्रकृति को अनाप शनाप खर्च करने में लगे हैं। और उसी में से
हमारे पर्यावरणविद चिंताएं व्यक्त कर रहे हैं। फिर वो कहते हैं कि राष्ट्र के, चौथी बात, राष्ट्र के उत्पादक उपादानों का विचार कर अनुकूल प्रौद्योगिकी का विकास करें। अनुकूल प्रौद्योगिकी, हम ये टेक्नोलॉजी के बहाव में बह ना जाएं। टेक्नोलॉजी विद ह्यूमन फेस, टेक्नोलॉजी को ज़रा लचीला, उदार और हमारे लिए जो सूटेबल है हम उसका प्रयोग करें, एडेप्ट करें। आप याद रखिए, योगी अरविंद ने फंडामेंटल ऑफ इंडियन कल्चर, उस पुस्तक में कहा है अनुकरण न करें, एसेमिलेट करें। जो कोई चीज़ आविष्कृत होती है उसका हम अनुकरण ना करें, हम बंदर की तरह नकल ना करें, एसेमिलेट करें। अगर वो पच सकती है, जितनी पच सकती है, जिस रूप में पच सकती है, आत्मसात करें। उन्होंने ये बात कही थी पश्चिमी सभ्यता के संदर्भ में, टोटल रिजेक्शन ये भी ठीक नहीं है और टोटल इमिटेशन ये भी ठीक नहीं है। इन दो मार्गों के बीच का भी एक रास्ता है, वो है एक सक्सेसफुल एसिमिलेशन, सफलतापूर्वक पचाना। तो हम सब जो टेक्नोलॉजी है उसके बहाव में बह जाएं या उसको इस रूप में ग्रहण करें कि वो हमको पच जाए, उसका एसिमिलेशन। तो ये अनुकूल प्रौद्योगिकी का विकास, ये एक बात कही उन्होंने। फिर उन्होंने पांचवी बात कही, यह व्यवस्था मानव की अवहेलना करने वाली ना हो, ह्यूमन सेंट्रिक, मैन सेंट्रिक व्यवस्थाएं हों। राज्य व्यवस्था किसके लिए हो? मनुष्य के लिए। धर्म व्यवस्था किसके लिए हो? मानव कल्याण के लिए। अर्थव्यवस्था किसके लिए हो? मानव कल्याण के लिए। व्यवस्थाओं का केंद्र बिंदु मानव कल्याण होना चाहिए। यह व्यवस्था मानव की अवहेलना न करके उसके विकास में साधक हो और समाज के सांस्कृतिक और अन्य जीवन मूल्यों की रक्षा करे। फिर वो कहते हैं कि विभिन्न उद्योगों आदि में राज्य, व्यक्ति और अन्य संस्थाओं के स्वामित्व का निर्णय व्यावहारिक आधार पर हो। अब कभी हम क्या सोचते हैं, सब चीज़ें सरकार के हाथ में दे दो, गवर्नमेंट शुड रन द एंटायर इकोनॉमी। एक दूसरा विचार होता है गवर्नमेंट को धक्का दे दो, सब कुछ प्राइवेट हैंड्स में दे दो। दीनदयाल जी का कहना है कि सरकार का भी उपयोग करो, लेकिन सरकार से भी ज़्यादा पोटेंशियल है समाज में। समाज पहले और राज्य उसके बाद में। सब कुछ स्टेट के हवाले कर देने से जो एक स्वैच्छिक इनिशिएटिव है वो तो ख़त्म होता है और समाज सरकार का मुख जोहने लगता है। तो ये जो एक गाइडलाइंस उन्होंने दी हैं दीनदयाल जी ने, ये भारत की अर्थव्यवस्था की दिशा का निर्धारण करने वाली हैं। और इन गाइडलाइंस को, ये जो 5-6 बातें मैंने आपको बतलाई, इनको भी अगर हम 2 शब्दों में बांधना चाहें तो दीनदयाल जी ने कहा कि हमारी अर्थव्यवस्था की दिशा का निर्धारण करने वाले 2 गाइडिंग प्रिंसिपल हो सकते हैं, 2 मार्गदर्शक अवधारणाएं हो सकती हैं। एक हो सकती है विकेंद्रीकरण, डिसेंट्रलाइजेशन, अपने मॉडल डिसेंट्रलाइजेशन के हिसाब से खड़े करें, और दूसरा स्वदेशी। अभी मैंने स्वदेशी की बात कही, नकल ना करें, बंदर की तरह नकल ना करें, एसिमिलेट करें, अपना बनाकर करें। ये 2 शब्द हैं, अनुकरण और अनुकूलन। अनुकरण में क्या होता है, जो हमको दे दिया गया हमने गुलाम की तरह उसको स्वीकार कर लिया। और अनुकूलन में क्या होता है, हम एडेप्ट करते हैं, यानी उसको अपने अनुकूल बनाकर उसको इस्तेमाल करते हैं। हमको टेक्नोलॉजी का बिल्कुल निषेध करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन हर टेक्नोलॉजी को दंडवत प्रणाम करके उसको अपने ऊपर ओढ़ने की ज़रूरत भी नहीं है। हम टेक्नोलॉजी का अपनी परिस्थितियों के अनुरूप अनुकूलन करें, ये एडेप्टेशन है, यही स्वदेशी की भावना है।
वैश्वीकरण की अंधी दौड़ में हम अपनी अर्थव्यवस्था के इन दो बेसिक गाइडलाइंस को ध्यान में रखें। एक है विकेंद्रीकरण और दूसरा है स्वदेशी। अब ये जो सारी बातें दीनदयाल उपाध्याय जी ने कही, इन्हीं को हम कोई एक नाम देना चाहें तो हम इनको एकात्म मानववाद कहते हैं। आखिर को हम मनुष्य के सुख को कैसे नापते हैं? अब मनुष्य के सुख को नाप सकते हैं आपके पास कितनी दौलत है, कितना बैंक अकाउंट है। राष्ट्रों के, देशों के सुख को भी नापते हैं ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, देश की सकल राष्ट्रीय उत्पाद कितना है, जीएनपी से नापते हैं, ग्रोथ के आंकड़ों से नापते हैं। हमारे पड़ोस में एक देश है भूटान, वो जीएनपी की बात नहीं करता, वो जीएनएच की बात करता है, ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस। अरे भाई, आपके राष्ट्र का नागरिक कितना हैप्पी, कितना खुश है, इससे आप देश की खुशहाली को नापेंगे या इस चीज़ से देश की खुशहाली को नापेंगे कि कितना आपका ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट बढ़ गया? अगर दुनिया के छोटे छोटे देश अपने यहाँ पर मानव के कल्याण को नापने के लिए कुछ और कसौटियाँ अपना रहे हैं, तो हम क्यों नहीं नए सिरे से विचार कर सकते? ये प्रेरणा हमको श्री दीनदयाल उपाध्याय जी का एकात्म मानव दर्शन देता है। उनके एकात्म मानव दर्शन में बहुत पोटेंशियल्स हैं, बहुत संभावनाएं हैं। ज़रूरत है कि उन पोटेंशियल्स को हम समझें और ज़मीनी लेवल पर उसको प्रैक्टिकल शेप देने के लिए कुछ प्रयोग करें। ये प्रयोग बहुत सी ग्रास रूट ऑर्गेनाइजेशन कर रही हैं। ऐसी ग्रास रूट ऑर्गेनाइजेशन के जो प्रयोग हो रहे हैं उनमें कुछ तारतम्य बिठाने की ज़रूरत है, जन चेतना जगाने की ज़रूरत है, राज्य को बाएं रखकर समाज की शक्ति खड़ी करने की ज़रूरत है, अपनी संस्कृति से जुड़ने की ज़रूरत है, आत्मविश्वास की ज़रूरत है, स्वदेशी की भावना की ज़रूरत है। ये सब चीज़ें अगर होती हैं तो हम स्वयं एक प्रैक्टिकल शेप दे सकते हैं श्री दीनदयाल उपाध्याय जी के चिंतन को, जिसका नाम है एकात्म मानववाद। मैं बहुत आभारी हूँ कि इस विश्वविद्यालय में आकर मुझे अपनी बात कहने का अवसर दिया। दो व्यक्तियों का मैं विशेष रूप से आभारी हूँ। एक तो राजवीर जी का, जिन्होंने मुझे कहा कि मैं यहाँ आऊँ, और दूसरा आपके वाइस चांसलर साहब का, प्रोफेसर योगेश सिंह जी का, जिनसे मेरा इससे पहले एक बार मिलना हुआ। हमने वाइस चांसलर्स की एक पूरे दिन की हाई लेवल मीटिंग बुलाई थी, वहाँ उनसे मेरी भेंट हुई थी और मैंने उनके व्यक्तित्व में एक तेजस्विता पाई जिसका मेरे मन पर प्रभाव पड़ा। मैं एक बार आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद देकर अपनी बात पूरी करता हूँ। बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर, थैंक यू। हम यहाँ उपस्थित महानुभावों को इस यादगार दिन के लिए स्मृति चिन्ह भेंट कर अपने को गौरवान्वित महसूस करेंगे। मैं उप कुलपति महोदय से अनुरोध करती हूँ कि वे महामहिम राज्यपाल महोदय को स्मृति चिन्ह भेंट करें। फाइन आर्ट्स के प्राध्यापक अजय कुमार सिंह ने माननीय राज्यपाल का पोर्ट्रेट बनाया है। मैं महाराजा सयाजीराव विश्वविद्यालय की तरफ से माननीय राज्यपाल महोदय को भेंट देने के लिए श्री अजय कुमार सिंह को आमंत्रण देती हूँ। मैं साइंस फैकल्टी के डीन प्रोफेसर AC शर्मा से अनुरोध करती हूँ कि वे माननीय डॉक्टर
राजवीर शर्मा को स्मृति चिन्ह भेंट करें। थैंक यू सर। कोऑर्डिनेटर ऑफ सिंडिकेट डॉक्टर के.एस. अग्रवाल से अनुरोध है कि वे माननीय पवित्रानंद ब्रह्मचारी को स्मृति चिन्ह भेंट करें। फैकल्टी ऑफ फैमिली एंड कम्युनिटी साइंस की डीन प्रोफेसर उमा अय्यर से अनुरोध है कि वे महाराजा सयाजीराव विश्वविद्यालय के उपकुलपति प्रोफेसर योगेश सिंह को स्मृति चिन्ह भेंट करें। श्री एन.के. ओझा जी से अनुरोध है कि वे प्रोफेसर जी.सी. माहेश्वरी को स्मृति चिन्ह भेंट करें। डॉक्टर रमानाथ पांडे से अनुरोध है कि वो प्रोफेसर अमित ढोलकिया को स्मृति चिन्ह भेंट करें। मैं महाराजा सयाजीराव विश्वविद्यालय के कार्यकारी रजिस्ट्रार प्रोफेसर अमित ढोलकिया को धन्यवाद ज्ञापित करने के लिए आमंत्रण देती हूँ। Honorable Governor of Gujarat, His Excellency Professor Om Prakash Kohli ji, Honorable Vice Chancellor of the MS University of Baroda, Professor Yogesh Singh, Revered Swamiji Dr. Pavitranand Brahmachari ji, Chairperson of Ganganath Ashram Trust, Vice President of Indian Institute of Public Administration and a very well-known scholar, Professor Rajveer Sharma ji, former Dean, Faculty of Management Studies and former member of the Syndicate MSU, Professor G.C. Maheshwari, Dr. Ramanath Pandey, coordinator of this seminar, deans, principals, heads of institutions, members of Senate and the Syndicate, students, teachers, members of the staff, media friends, ladies and gentlemen. I have immense pleasure and a feeling of privilege in proposing a vote of thanks at this inaugural function of the 2 days national seminar on practicing integral humanism that our university has organized in association with Indian Society for Indic Studies. Organizing a program of this magnitude requires dedicated support and cooperation of lot of people, and it is our bounden duty to acknowledge their selfless contribution to the organization of this program. First and foremost, on behalf of the Maharaja Sayajirao University of Baroda, we wish to record our deep sense